हेलो बच्चों, आज अपन एक चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 12th में एक स्कोरिंग चैप्टर है। ये जो है बोर्ड में ऑलमोस्ट 5 या 4 मार्क्स की वेटेज रखता है और आईआईटी के पर्सपेक्टिव से ऐसा चैप्टर है कि इससे श्योर शॉट 2 सवाल आएंगे एडवांस में। इनफैक्ट मेंस में भी मैं बोल सकता हूँ, और इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है क्योंकि 2 सवाल काफ़ी अच्छे वेटेज रखते हैं आईआईटी एडवांस के पेपर में या किसी भी पेपर में। तो ये चैप्टर का एडवांटेज ये है कि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और वो भी तब जब हम इलेक्ट्रो और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जितने टफ टॉपिक्स पढ़ के आ चुके हैं, तो ये आपको इजी लगेगा और ये एडवांटेज भी है, और इसको आप कमांड में ले सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे स्टार्ट में करता हूँ सबसे पहले बेसिक से कि व्हाट इज करंट। तो ये सब जानते हो आप लोग कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होता है, चार्ज चलता है, चार्ज किसी भी फॉर्म में हो, तो उसका जो फ्लो है, उसका रेट ऑफ फ्लो है, उसको हम करंट बोलते हैं। और एक कंडक्टर में करंट जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। आप जानते हैं भी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो करंट उसमें कंडक्टर में डेवलप होता है। ठीक है, अब जो करंट का फ्लो है ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट आप बोल सकते हो। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और हम करंट का फ्लो जो हम मानते हैं, एक्चुअली करंट इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट, और ऐसे भी बोल सकते हो कि करंट इज अ नेम गिवन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है तो उसकी फ्लो को हम करंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट का फ्लो हम मानते हैं। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो नेचुरली पोटेंशियल लगाने पर पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट मूव करेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, या हम इसको इस तरीके से बोलें कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हम मानते हैं। वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम मानते हैं। दिस इज द साइन कन्वेंशन, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात कि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑल्दो इसका डायरेक्शन होता है। मेरे को ये बचपन में बहुत प्रॉब्लम करता था कि करंट का डायरेक्शन होता है, सब बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। तो व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो इसका एक रीजन है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जो ऑब्वियसली डायरेक्शन तो हो ही हो उसका, प्लस वो वेक्टर लॉस को भी फॉलो करे। अब करंट का डायरेक्शन तो है, पर इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड हेंस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर ये मैंने बोल दिया कि वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, तो मैंने किस बेसिस पे बोला, आपके मन में ये आ रहा होगा, तो मैं उसको प्रूव करता हूँ। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में ये 2 ब्रांच आ रही है, ये दोनों ब्रांच आके मिलती हैं और ये करंट यहाँ जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट या चार्ज ये बोलता है कि जितना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, I1 और I2, तो टोटल करंट कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 इस नोड पे, तो जाएगा कितना, इतना ही जाएगा सेम। तो जो जा रहा है I3 और जो आ रहा है वो बराबर होंगे। अब ये दोनों ब्रांचेस के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। पर अगर ये एंगल हम 90 कर दें, सिर्फ इतना करें कि 60 की जगह एंगल को 90 कर दें, करंट वही है I1 और I2, तो क्या
ये जो आपका I3 होगा ये कुछ और आएगा, अभी भी I3 I1 प्लस I2 ही आएगा, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। पर ये कॉन्ट्ररी है टू द वेक्टर लॉज कि वेक्टर लॉज में अगर हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बदल देते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी बदलता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो दैट इज द रीज़न दैट वी से दैट current does not follow the vector laws of addition, although it has a direction and hence it is considered to be a scalar quantity। ठीक है, अब यूनिट ऑफ करंट जो होती है वो एम्पेयर होती है, और एम्पेयर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनमें से एक क्वांटिटी एम्पेयर भी होती है, और करंट जो है वो dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी होता है। ठीक है, कई लोग एवरेज करंट बोल देते हैं, तो एवरेज करंट कुछ नहीं होता। अगर एवरेज करंट कोई बोल दे तो आपको क्या करना है कि चार्ज फ्लोन डेल्टा Q अपॉन टाइम टेकन, ये एवरेज करंट, और dQ/dt इज इंस्टेंटेनियस करंट। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, एक्चुअली में करंट इंस्टेंट पे ही होता है। ठीक है, वो तो एक थियोरेटिकली पूछ लिया एवरेज करंट, तो आप बता सकते हो। अब जो है, अब आते हैं अपन कि करंट किसी कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है, और जब वो फ्लो होता है तो कंडक्टर में क्या क्या फिनोमिना हो रहे हैं अंदर, है ना। जैसे अपन ने देखा होगा, मैं एक्चुअली जब हमारे जयपुर के सिटी के घरों में जाता हूँ, तो सिटी यानी जो ओल्ड सिटी है, जहाँ पर जो ओल्ड सिटीज़ है, वहाँ पे जो घर हैं वहाँ पे बहुत कंजस्टेड घर, पास पास होते हैं मकान। तो वहाँ पर आप देखोगे कि आप बालकनी से निकले अपनी, और एकदम आपके बालकनी में से ही हाई टेंशन वायर जा रहा है, तार जा रहा है, और उसमें से एक आवाज़ आ रही होती है फ्लिकरिंग की, है ना। मेरे को ये लगता था ये आवाज़ कैसे आ रही है, तो एक्चुअली ये जो आवाज़ होती है, फ्लिकर नॉइस होती है, ये दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ द हीट लॉस, एनर्जी लॉस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड सम पार्ट। और तार में से जब करंट फ्लो होता है तो वो गर्म भी हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो वो क्यों होता है, उसके अंदर क्या फिनोमिना हो रहे हैं, ये पढ़ते हैं। अब नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम किसी कंडक्टर में कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो एक तार है, एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल होता है ऑब्वियसली कोई भी तार, अगर माइक्रोस्कोपिकली आप उसको देखो तो ये जो कंडक्टर है, इसके अंदर ही जो एरो बनाया मैंने, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुके नहीं होते हैं। रुकेगा वही चीज़ जो जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, वरना कोई भी एटम या सब एटॉमिक पार्टिकल्स रुके नहीं हुए हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नहीं रुका हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इनफैक्ट बाउंडेड भी एटम जो है किसी भी सॉलिड के अंदर वो वाइब्रेशन कर रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी रैंडम मूवमेंट करता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, और हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu², दैट कुड बी इक्वल टू 3/2 kT। ये हम जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है। रूम टेम्परेचर पे आपको बता दूं कि ये जो U होता है, थर्मल वेलोसिटी, ये 10⁶ मीटर्स पर सेकंड के आसपास की होती है। और जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे सबकी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की, कि U1 + U2 + U3 + U4 अप टू UN अपॉन n, तो वो 0 आएगी। 0 इसलिए आती है क्योंकि आप, एक सिंपल सा बात है कि हम एक किसी कंडक्टर को बिना बैटरी से कनेक्ट किए या बिना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए टच करते हैं तो हमें करंट नहीं आता है, क्योंकि करंट उसमें फ्लो नहीं हो रहा है। तो करंट फ्लो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि करंट फ्लो एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो होता है। पर यहाँ पे हर इलेक्ट्रॉन रैंडमली अपने अलग अलग डायरेक्शन में, आर्बिटरी डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से नेट करंट, उनका नेट मूवमेंट 0 है।
इसीलिए विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक वोल्टेज, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज जीरो एंड हेंस करंट भी जीरो होता है। पर जब हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और कैसे लगाई, हमने इसी कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया। तो सेल से जोड़ने पे क्या होता है कि जैसे अपन ने प्लस ये है माइनस ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं। तो आप ये सोच रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे जा रहे हैं। तो बेटा ये बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कंडक्टर के अंदर फूल नहीं बिछे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनका स्वागत होगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये कंडक्टर खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है। इनफैक्ट एक मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, और इस कंडक्टर के अंदर जो है एटम्स हैं बहुत सारे, उनसे टक्कर होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पाथ में चलते हैं, मतलब जैसा गैसेस में ब्राउनियन मोशन टाइप का होता है। पर जैसे आप देख सकते हो कि चल जिगजैग रहा है इलेक्ट्रॉन, पर नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसके अपोजिट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस से माइनस इस तरफ है तो नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का पीछे की तरफ हो रहा है। डिस्प्लेस पीछे हो रहा है, पर किसी भी इंस्टेंट पे इनका मोशन रैंडम होगा, जिगजैग। ठीक है, तो अब जो है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसकी, अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी F, वो फोर्स होगा QE, और Q होगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ, Q होगा E, छोटा ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो F हो गया EV/L, ये फोर्स हो गया, और एक्सेलरेशन हो गया F/m, तो EV/ml, जहां पे V वोल्टेज है जो हमने लगाया है। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, उसकी वेलोसिटी V इज इक्वल टू जो रैंडम थर्मल वेलोसिटी थी वो प्लस A एक्सेलरेशन और टाउ। अब ये टाउ क्या है? टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। अब इलेक्ट्रॉन पता है कैसे चलता है कि यहां से रुका हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, यहां पे टक्कर हुई और अपनी एनर्जी पूरी खो दी, इलेक्ट्रॉन रुक गया, फिर वापस एक्सेलरेट हुआ, फिर टक्कर हुई, फिर अपनी एनर्जी खो दी, रुक गया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर टक्कर हुई, फिर अपनी एनर्जी खो दी, रुक गया। तो बेटा दो बातें हैं कि एक तो इलेक्ट्रॉन स्मूथली नहीं चलता है, इसके अंदर ड्रिफ्ट करता है। ड्रिफ्ट यानी यहाँ पे हिंड्रेंसेस हैं, रुकावट है, उनमें चलता है, तो उसको ड्रिफ्ट मोशन बोलते हैं, जब रुकावटों में आप चल रहे हो तो। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टक्कर इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत सारे एटम्स इसमें ऑलरेडी हैं, हाईली डेंसली पैक्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट हो रहा है, वो कौन सा टाइम है? वो टाइम है जब दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन हो रहे हैं, उनके बीच का टाइम। जैसे यहां से चला, एक्सेलरेट हुआ, यहां टक्कर हुई, रुक गया, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर यहां टक्कर हुई, रुक गया। तो इस टक्कर में और इस टक्कर के बीच में ही तो एक्सेलरेट हुआ है। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये वही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो है एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो ये तो V1 पहले इलेक्ट्रॉन की हो गया। अब V2 अगर लिखें अपन, V2 विल बी U2 प्लस A टाउ 2, ठीक है, और ऐसे ऐसे n तक Vn विल बी UN प्लस A टाउ n, ठीक है। और अगर एवरेज निकालें, V1 प्लस V2 अप टू Vn अपॉन n, ठीक है।
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये U1 प्लस U2 अप टू UN अपॉन n प्लस A कॉमन, और हो गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n अपॉन n। सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम अलग होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन की इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टर्म 0 थी, प्लस ए है ही, और वो हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो जो v हो गया वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो हो गई ए कितना है, ई वी बाय एम एल, और ये टाउ एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे अभी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए मैं v के ऊपर से वेक्टर साइन हटा देता हूँ, तो इसको अपन स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी लगाएं तो हम इस तरीके से ला सकते हैं कि वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम टाउ एवरेज। अब ये माइनस क्यों है और इधर वेक्टर क्वांटिटी कौन है? तो इधर वेक्टर क्वांटिटी आप देख सकते हो, मैं v अपॉन एल को e लिख दिया पहले, जैसे मैंने e को v अपॉन एल लिखा था, और e वेक्टर होता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन आ गया वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे टाउ एवरेज इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है विद विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करते हैं, है ना। ड्रिफ्ट मोशन क्या होता है? जिसमें हिंड्रेंसेस होती है और उस हिंड्रेंसेस में, रुकावटों में वो चल रहा है। और रिलैक्सेशन टाइम को मैंने डिफाइन किया ही है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स जिनके बीच में पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ है, वो टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब अभी भी करंट हमने नहीं निकाला है, तो करंट की बात करते हैं। तो बेटा जो करंट होता है आई, वो हम बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू चार्ज टी टाइम में पास हुआ, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब क्यू क्या होगा? मान लो क्यू जो है उसकी बात करें हम, तो कुछ एक चीज डिफाइन कर देते हैं पहले, कि एक टर्म है n जो हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, और जो ये कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो जो Q होगा वो होगा N। अब N होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स N इंटू एरिया इंटू लेंथ, और ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q आ गया NaLe, और टाइम वो है जिस टाइम में, एवरेज टाइम में, जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गए, ठीक है। तो वो टाइम अब
L लेंथ का कंडक्टर है और स्पीड है VD, तो ये जो टाइम आ गया वो आ गया L/VD। ठीक है, तो T आ गया अब VD हमने पहले से ही निकाला हुआ है। VD है मैग्नीट्यूड में EV टाउ एवरेज बाय ML, है ना, या तो अभी हम इसको VD ही रखते थे, तो I में अगर ये रख दूंगा तो I इज इक्वल टू Q बाय T, तो Q हो गया N E A VD, L से L कैंसिल हो जाएगा, चेक कर सकते हो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया है कि I इज इक्वल टू NEA VD। यहाँ पे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, I करंट है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको फर्दर थोड़ा एनालाइज करें तो NEA VD जो है वो EV टाउ एवरेज बाय ML, EV टाउ एवरेज बाय ML। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो ये ओम्स लॉ भी है, यहां से ओम्स लॉ भी प्रूफ हो जाता है। हमको बोर्ड में जब प्रूफ करना होता है तो यहीं से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और V को अगर अलग कर दूं और लिख दूं ML बाय NE स्क्वायर A टाउ एवरेज इंटू I, तो ये जो चीज है ये बन जाती है रेजिस्टेंस R। तो R हो गया M बाय N E स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू L बाय A, और ये जो चीज है R में, R रेजिस्टेंस है, ये जो चीज है वो रेजिस्टिविटी हो गई, रो L बाय A, रो इज रेजिस्टिविटी। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये था बेटा बेसिक्स करंट का, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।